नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ प्लस एडिटोरियल एनालिसिस 17 जुलाई 2022। देखिए आज संडे है, द हिंदू में एडिटोरियल नहीं छपता है तो हम डेली न्यूज़ डिस्कस करेंगे। वैसे न्यूज़ भी ज़्यादा है नहीं दोस्तों, 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है जगदीप धनखड़ इज एनडीए वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो देखिए अगला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने वाला है जगदीप धनखड़, क्योंकि वो एनडीए का नॉमिनेशन है। तो एनडीए का नॉमिनेशन है तो वही इलेक्ट होना है। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन प्रोसीजर्स आपको मालूम ही होगा और एक बार हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली आपका रिविजन हो जाएगा। अगला न्यूज़ है कोविड-19 कर्ब्स ऑफ बट सेंसस स्टिल ऑन स्लो बर्नर। देखिए 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, 10 साल बाद 2021 में होना चाहिए था, पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से प्रोसीजर्स डिले हुआ था। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कहना यह था पैंडेमिक की वजह से हम प्रोसीजर्स शुरू नहीं कर पाए। पर आप देखिए पैंडेमिक का इतना है ही नहीं कुछ, फिर भी देखिए इनके जो प्रोसीजर्स है शुरू नहीं हुआ है। बात यह है दोस्तों, सेंसस के प्रोसीजर्स पूरे कंप्लीट होने में 4-5 साल लगता है। अगर 2021 में भी शुरू होता ना तब भी रिपोर्ट आते आते 2026 तक हो जाता। ठीक है, तो अभी तक ये शुरू नहीं हुआ। इसके बारे में एक आर्टिकल है वो देखेंगे। फिर टेली लॉ सर्विस इज बीइंग मेड फ्री ऑफ कॉस्ट। टेली लॉ सर्विस इस साल एंड तक कंप्लीटली इंप्लीमेंट करेंगे, ये बोला है यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब। तो टेली लॉ सर्विस क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स को अमेंड किया है, क्या अमेंडमेंट है वो देखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में 2 न्यूज़ है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है। वैसे द हिंदू का FAQ जो पेज आता है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें आया हुआ है। दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक तो बाइडेन्स यू-टर्न ऑन सऊदी अरेबिया है। ये बेसिकली आप सबको पता होगा 2019 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंपेनिंग हो रहा था तो बाइडेन साहब का कहना यह था हम सऊदी अरेबिया को सबक सिखाएंगे। बेसिकली आप सबको पता होगा सऊदी अरेबिया का एक जर्नलिस्ट थे जमाल खस्तोगी। ठीक है, तो वो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्टिकल्स लिखते थे, तो उनका डेथ हुआ था टर्की में। तो उसके पीछे सऊदी अरेबिया का गवर्नमेंट है, ऐसा एक न्यूज़ आया था। तो यूएस भी यही अलीज करते थे। तो जो बाइडेन का कहना था हम सऊदी अरेबिया को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे जमाल खस्तोगी का डेथ के लिए, और सऊदी अरेबिया से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो सब कट करेंगे। तो ऐसे उनका कैंपेनिंग में बोला था। पर अब देखिए जो बाइडेन पहुंच गया है सऊदी अरेबिया, उनके साथ जो रिलेशन है वो फिर से रीएस्टैब्लिश क्या ऑलरेडी एस्टैब्लिश है और स्ट्रेंथन करने की बात किया जा रहा है। तो जो बाइडेन का ये यू-टर्न कैसा हुआ है इसके बारे में आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हम डिस्कस करेंगे अलग एक वीडियो में। ठीक है, फिर देखिए वेयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ टेकिंग प्लेस, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वैसे यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया था पॉपुलेशन रिपोर्ट, उसमें बोला गया है कि 2023 में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो चाइना को ओवरटेक करेंगे। वैसे ये भी बोला है कुछ कंट्रीज है जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाला है। तो उस पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अलग एक वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आज। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है दोस्तों, वो भी प्रेस करने से काफ़ी मदद मिलता है। तो वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों, फिनिकी। फिनिकी का मतलब होता है नॉट ईजी टू प्लीज, टू वरीड अबाउट व्हाट यू ईट वियर एक्सेट्रा। देखिए संतुष्ट करना आसान नहीं है, ये आप बोल सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भी दे दो वो सेटिस्फाई नहीं होता है। पर ये जो फिनिकी वर्ड है ये मैक्सिमम केसेस में खाने से रिलेटेड यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए चिल्ड्रन आर जनरली वेरी फिनिकी अबाउट फूड, कुछ भी दे दो वो संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को फिनिकी बोल सकते हो, या फिर ऐसे एक कंडीशन इसे आप फिनिकी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहला न्यूज, जगदीप धनखड़ इज एनडीए's वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। जगदीप धनखड़ जो करंट वेस्ट बंगाल गवर्नर है वो है एनडीए का कैंडिडेट फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शेड्यूल फॉर August 6, 2022। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो रूलिंग अलायंस है उनका दोनों नॉमिनेशंस आ चुका है। प्रेसिडेंट के लिए है द्रौपदी मुर्मू, फॉर्मर झारखंड गवर्नर थी। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जगदीप धनखड़ जो करंट वेस्ट बंगाल गवर्नर है। वैसे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रहा था उसके बारे में आपको मालूम है। सबसे बड़ा इशू तो था चीफ सेक्रेटरी आलापन मुख्योपाध्याय को लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें दिल्ली बुलाए थे पर वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट छोड़ नहीं रहा था। तो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट IAS ऑफिसर्स का जो डेप्यूटेशन रूल्स है उसे ही चेंज किया। तो ये सारे जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, हम कवर किए थे उस टाइम पर, अलग सा वीडियो बना के भी कवर किए थे क्या क्या है IAS का जो प्रपोज्ड डेप्यूटेशन रूल्स वगैरह। तो जो भी है इसमें जगदीप धनखड़ साहब जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है वो इन्वॉल्व थे, और ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में काफी टसल हुआ था। तो जो भी है जगदीप धनखड़ साहब के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स इधर लिखा हुआ है दोस्तों। इनका जन्म
18 मई 1951 में किथाना विलेज ऑफ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुए थे। इनका स्कूल एजुकेशन सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हुआ। फिजिक्स ग्रेजुएट है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। ऑल्सो परस्यूड LLB फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी, तो एडवोकेट भी है। राजस्थान हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस किया है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट है। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन मिला था 1990 में। राजस्थान का झुंझुनू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे 1989 लोकसभा इलेक्शंस में ऑन ए जनता दल टिकट। एंड सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर इलेक्टेड टू राजस्थान असेंबली फ्रॉम किशनगढ़ इन 1993 स्टेट पोल्स, तो देखिए राजस्थान स्टेट असेंबली में MLA थे। अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन जुलाई 2019, तो देखिए इनका जो पॉलिटिकल जर्नी है वो काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। पहले एडवोकेट रहा, सीनियर एडवोकेट बने, फिर MP बने, फिर मिनिस्टर बने, फिर MLA बने, तो काफ़ी अच्छा रहा है। फिर गवर्नर बने, ठीक है। अब दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया है आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 साल का टर्म रहता है, पर देखिए ही कैन कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म अंटिल द सक्सेसर अस्यूम्स ऑफिस। जब तक अगला वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते नहीं है तब तक वो ऑफिस में रह सकते हैं एज वाइस प्रेसिडेंट। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इनको अगर रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन सबमिट करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इनको रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है दोस्तों? देखिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पर ये मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, और लोकसभा का भी अप्रूवल चाहिए। अगर इस तरह एक रेजोल्यूशन पास कराना है तो 14 डेज पहले नोटिस भी देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, मतलब राज्यसभा का, एंड डज नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब वही पोजीशन है और कोई भी पोजीशन वो होल्ड नहीं कर सकता। जैसे कि बहुत पहले एक इशू हुआ था ना, शरद पवार जो NCP का लीडर है वो मिनिस्टर भी थे और सेम टाइम BCCA का भी प्रेसिडेंट थे, तो तब एक इशू हुआ था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके, ठीक है। तो आजकल रूल्स कुछ अलग है। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वही एक पोजीशन होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन को छोड़ के और कोई पोजीशन वो होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए एलिजिबिलिटी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम, एंड शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है ना वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है। फिर कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है, ये मैंने आपको बता दिया। यूनियन गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, यानी लोकल अथॉरिटी का या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी का कोई भी ऑफिस वो होल्ड नहीं करना चाहिए, केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है दोस्तों। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी रहता है, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नहीं रहता है, ठीक है। अगला है कोविड-19 कप्स ऑफ बट सेंसस स्टिल ऑन स्लो बर्नर। GS पेपर 1 एंड 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉपुलेशन में न्यूज आपको काम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, अब हुआ है 2022 जुलाई। 2021 में अगला सेंसस होने वाला था। सेंसस कंडक्ट कराने का जो प्रोसीजर है वो 2-3 साल पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सेंसस कंडक्ट कराते कराते टाइम लग जाता है। अभी भी अगर शुरू करोगे ना तो सेंसस 2021 का जो रिपोर्ट है 2026-27 से पहले आने वाला नहीं है। पर 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सेंसस की जो फॉर्मेलिटीज है वो शुरू नहीं कर पाए थे। तो अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कहना यह है सेंसस कंडक्ट कराने का जो टाइम पीरियड है अभी तक डिसाइड नहीं किया है। वैसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सबसे टॉप ऑफिसर आप बोल सकते हो सेंसस कंडक्ट कराने का। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक ही ऑफिशियल डेटा है पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो है 2011 का सेंसस डेटा। 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन करीब 125 करोड़ थे, अब जाके करीब 140 करोड़ पहुंच चुका है। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011 का जो सेंसस डाटा रिपोर्ट है उसी को रिले करते हैं। मतलब जब वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं, फिनांस से रिलेटेड अगर कुछ चीजें हैं, सब कुछ 2011 सेंसस के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो ये 2021 का जो सेंसस प्रोसीजर है वो जल्दी शुरू कराना बहुत ही जरूरी है। वैसे दोस्तों मई 9 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बोला था कि ई स्वरूप करके एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ई स्वरूप। अब ई स्वरूप का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है?
जब एक बच्चे का जन्म होगा उनके जो डिटेल से ऑटोमेटिकली सेंसस रजिस्टर में अपडेट हो जाएगा। जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो उनका नाम ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रजिस्टर में ऐड हो जाएगा। अगर डेथ होता है उनका जो नाम है वोटर्स लिस्ट से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर रेसिडेंस चेंज करता है या फिर नया कुछ प्रॉपर्टी रजिस्टर करता है, उनके पास एक एसएमएस आ जाएगा रजिस्टर्ड फोन नंबर में कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदा है या फिर आपका उधर ट्रांसफर हुआ है, मतलब कुछ भी जो डिटेल से आपसे पूछा जाएगा तो आपके जवाब के हिसाब से सेंसस रजिस्टर में डिटेल्स जो है अपडेट हो जाएगा। और देखिए अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेवरल अमेंडमेंट्स प्रपोज किए थे टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डायनामिक सेंसस रजिस्टर क्रिएट कर सकता है जिसमें रियल टाइम अपडेशन होगा डेमोग्राफिक डाटा का। इसका मतलब क्या है ना दोस्तों, आजकल जितने बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन है ना वो स्टेट लेवल में होता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किया है उनके हिसाब से सेंट्रल लेवल में या फिर नेशनल लेवल में ये सारे डेटा जो है ये अपडेट होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेंगे सारे डेटा जो है। एंड द डाटाबेस मे बी यूज्ड टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रजिस्टर, आधार, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस डाटाबेस एक्सेट्रा। तो ये सारा जो डाटाबेस है दोस्तों ये किसके पास होगा, सेंटर के पास होगा। तो इस तरह के अमेंडमेंट्स प्रपोज किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में। वैसे देखिए मार्च 2020 से पार्लियामेंटेरियंस सेंसस के बारे में कम से कम 36 बार पूछा है क्वेश्चन आवर में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। और 2020 रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस आए थे, उनके हिसाब से इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2036 तक 152.2 करोड़ पहुंचने वाला है। वैसे देखिए दोस्तों रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के पास कुछ प्रोविजनल डाटा है। देखिए जो ऑफिशियल एंड कंफर्म डाटा सेंसस के बाद ही पता चलेगा, पर ये क्या करते हैं कुछ प्रोविजनल डाटा हमेशा कंपेल करके रखते हैं, जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन कहां तक पहुंचा है और इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, विलेजेस है, वो सारी चीजें। तो उनके हिसाब से 2011 में इंडिया में 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे और 2011 में 736 पहुंच चुका है। तो समझ गए ना दोस्तों, इतने सारे डिफरेंसेस ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी हम 2011 का डाटा में अगर रिले कर रहे हैं तो ये गलत बात है। वैसे ये पैंडेमिक का एक्सक्यूज नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि यूएस, यूके, बांग्लादेश अपना सेंसस एक्सरसाइज 2021 एंड 22 में कंप्लीट किया है, तो इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सवाल आ रहा है। ऊपर से दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड्स अलोकेट करते हैं ना स्टेट्स को एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, वो भी 2011 सेंसस डाटा के हिसाब से है। तो इधर स्टेट्स को भी प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि स्टेट्स का भी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, देखिए सेंसस कंडक्ट कराने से 3 महीने पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सारे स्टेट्स को ये इन्फॉर्म करते हैं कि आपके जो बाउंड्रीज है उन्हें फ्रीज करना है। अब बाउंड्रीज मतलब क्या है दोस्तों, देखिए स्टेट्स के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से, तालुका से, पुलिस स्टेशन से, इन सबके बाउंड्रीज होता है, जुरिस्डिक्शन होता है, ये बात आपको पता होगा। अब क्या है ना दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ये बाउंड्रीज चेंज कर सकता है और करते भी है। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कहां तक होना चाहिए, एक एक पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन कहां तक होना चाहिए, ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। पर देखिए दोस्तों सेंसस कंडक्ट कराने से 3 महीने पहले उन्हें ये फ्रीज करना है। मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया स्टेट्स को बोलेगा आप फ्रीज करो, इसके बाद जब तक सेंसस खत्म नहीं होगा तब तक आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अभी के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया स्टेट्स को इन्फॉर्म किया है कि दिसंबर 2022 तक आपको फ्रीज करना है। मतलब क्या है, दिसंबर 2022 के 3 महीने बाद प्रोसीजर शुरू होगा, मतलब मार्च 2023 में ही शुरू होगा प्रोसीजर, मतलब और लेट हो सकता है। अगला न्यूज है दोस्तों, टेली लॉ सर्विस इज बीइंग मेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू साहब ने अनाउंस किया है कि इस साल से टेली लॉ सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए। वैसे किरण रिजिजू साहब 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट जयपुर में अटेंड कर रहे थे। वैसे क्या है दोस्तों ये टेली लॉ सर्विस, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, टेलीफोन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिटीजन्स जो है लॉयर से बात कर सकता है। अब देखिए ये घर पे बैठ के तो बात नहीं कर पाएगा, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा अक्रॉस 1 लाख ग्राम पंचायत। तो जिसको लीगल सर्विस की जरूरत है वो आपके घर के आसपास जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होगा ग्राम पंचायत के अंडर, उधर जाके आपका सर्विस ले सकते हो।
और ईसी एंड डायरेक्ट एक्सेस के लिए एक टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 2021 में। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉइड एंड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल है और इसमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हो। तो अभी तक ये जो टेली लॉ है ये 20 लाख प्लस बेनिफिशरीज को हेल्प किया है, वो भी केवल 5 साल में। ये देखिए दोस्तों, ये telelaw.in का ऑफिशियल वेबसाइट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो अब तक कितने केसेस रजिस्टर हुआ है। देखिए 21,94,140 और 20,77,423 के लिए एडवाइस भी दिया हुआ है, ठीक है। और अनअटेंडेड केसेस है करीब 1.25 लाख का। और सीएससी सेंटेंस कितना है इंडिया में? 1 लाख है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एज पर 30 जून 2022 20 लाख से ज्यादा एडवाइसेस एनेबल किया है दोस्तों, ठीक है। तो एक एक स्टेट वाइज डाटा भी दिया हुआ है। तो ये सब आपको देखना है दोस्तों, जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको सारे जो ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार विजिट करना चाहिए। इसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के बारे में। साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं दोस्तों। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में पार्लियामेंट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट एनैक्ट किया था टू गिव फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द पुअर। देखिए गरीब लोग लीगल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए आप सबको पता है दोस्तों लॉयर्स आजकल फीस लेते हैं और कुछ लॉयर्स तो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। तो गरीब लोगों को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पार्लियामेंट क्या किया, 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट एनैक्ट किया और इस एक्ट के अंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसे नालसा बोलते हैं, ठीक है। और नालसा के थ्रू लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों गरीब लोगों को, और ये स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एंड तालुका लेवल में है, ठीक है। नाउ फ्री लीगल सर्विसेज अंडर एलएसए एक्ट आर अवेलेबल टू ए पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट। ध्यान रखना है, ये जो फ्री लीगल सर्विस है ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर देखिए सबके लिए अवेलेबल कराएगा तो जो अमीर लोग हैं वो भी पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कमैन एंड पर्सन इन कस्टडी इन ए प्रोटेक्टिव होम एंड द पुअर के लिए। तो इतने लोग हैं दोस्तों जो ऑथराइज्ड है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू लीगल सर्विसेज अवेल करने के लिए, ठीक है। नाउ फ्री लीगल सर्विस से रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 ये आप देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाई सुइटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स और इन एनी अदर वे। तो देखिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39A, इसी के बेसिस पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। फिर देखिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में भी लिखा है दोस्तों, स्टेट टू एंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ए लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 1 में लिखा है, आर्टिकल 39A में लिखा है। अगला है सेंडर अमेंड्स लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगा। सबसे पहले लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेट्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। तो वेट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो स्टडी है वो आप मेट्रोलॉजी बोल सकते हो। लीगल मेट्रोलॉजी मतलब क्या है? देखिए गवर्नमेंट पब्लिक गारंटी इंश्योर करने के लिए सारे मैन्युफैक्चरर्स को कुछ टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और वो मैंडेटरी होता है, वो उनको फॉलो करना ही है मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट से रिलेटेड। तो ये इंश्योर करने का एक तरीका है दोस्तों लीगल मेट्रोलॉजी, समझ गए। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है दोस्तों, वो है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज एक्ट। तो अब इसका जो रूल्स है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। तो लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2022 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को ये अलाउ किया है टू डिक्लेयर सर्टेन मैंडेटरी डिक्लेरेशंस थ्रू द क्यूआर कोड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इफ नॉट डिक्लेयर्ड इन द पैकेज इटसेल्फ। समझ गया क्या है कि देखिए जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है ना, उसका पैकेज अगर आप देखोगे उसमें कई सारे डिटेल्स लिखा होगा, लाइक एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और पैकर और इंपोर्टर, कॉमन ऑन जेनेरिक नेम of the commodity, size of the commodity, dimension of the commodity, customer care details, etc. etc. तो ये सारे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का पैकेज में लिखा रहना चाहिए। पर अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस रूल में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है। बोला आप एक
QR कोड रख सकते हो। अब उस QR कोड स्कैन करने से कंज्यूमर्स को पता चलेगा ये सारे जो डिटेल्स अभी मैंने बोला, ठीक है। पर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर ये 100% आपको लिखना ही होगा। बाकी सारे जितने डिटेल्स है ना, जैसे कि आपका जो एड्रेस क्या है, कमोडिटी का कॉमन और जेनेरिक नेम क्या है, साइज ऑफ द कमोडिटी क्या है, डायमेंशन ऑफ द कमोडिटी क्या है, कस्टमर के डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ जो है आप QR कोड के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। देखिए डिजिटल एरा है दोस्तों, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तो इजीली QR कोड स्कैन करके डिटेल्स वो ले सकते हैं। तो इस तरह एक चेंजेस किया है, बस वही न्यूज है दोस्तों। पहले क्या था, all the pre-packaged commodities including the electronic products are required to declare all the mandatory declarations as per the लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स 2011। ठीक है, तो पहले सारे डिटेल्स पैकेज में लिखना था, सारे प्रोडक्ट्स को, केवल इलेक्ट्रॉनिक नहीं, सारे प्रोडक्ट्स को। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए इस तरह एक कंसेशन दिया है दोस्तों, पर उनको टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस तो पैकेज में प्रोवाइड करना ही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।